चलो लिखो चारपिट मेथड। चारपिट मेथड। कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर partial differential equation f x y z p q equal to 0। equation 1 f x y z p q equal to 0। assume one parameter family of partial differential equation g x y z p q a equal to 0। equation second। assume one parameter family of partial differential equation g x y z p q a equal to 0। equation second is compatible to 1 for every a, तो अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए कंपेटेबल है तो इसका f, g इक्वल टू 0 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये तो हमने कल प्रूफ किया था, इसका क्वेश्चंस भी किए थे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर कंपेटेबल सो f, g इक्वल टू 0। f, g इक्वल टू 0 that is f, g इक्वल टू 0 डेल f, g अपॉन डेल x, p प्लस p डेल f, g अपॉन डेल z, p प्लस डेल f, g अपॉन डेल y, q प्लस q डेल f, g अपॉन डेल z, q इक्वल टू 0। देखो एक चीज और याद आई, लास्ट क्लास में सिंगुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में किसी ने पूछा था कि नीटा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, नीटा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 सिंगुलर सॉल्यूशन की इक्वेशन मिली थी या नहीं? हमने वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा, इफ इट इज सेटिस्फाइड देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। यानी कि हम जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यहीं पर भी याद आ गया तो इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, जो भी यहां से सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा तो वो जो भी यहां से एक रिलेशन आएगा सरफेस, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन। कब? जब ये जो सॉल्यूशन है वो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि कुछ ऐसा भी तो मिल सकता है z इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये सॉल्यूशन, जो भी ये सॉल्यूशन है, अगर जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सिंगुलर सॉल्यूशन। इसमें या तो प्लस वाला सेटिस्फाई करेगा या फिर माइनस, ऐसा भी हो सकता है दोनों भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, और इसका बेसिकली प्रूफ कहां मिलेगा? जब हमें फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री पढ़ाया जाएगा तो हमें इसका प्रूफ मिलेगा। जब कुलवंत सर फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन पढ़ाएंगे ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक, जब इसका हमें प्रूफ मिल जाएगा। और इस टाइप के अभी तक सीएसआई नेट में 3 क्वेश्चंस पूछे भी गए, वहां पे 3-4 क्वेश्चंस हैं और उनके बारे में डिस्कशन हुआ, पूछा गया कि इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन क्या। और ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसी टाइप के 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक सॉल्व कर लोगे ना आप इन क्वेश्चन को। एक कंफ्यूजन लास्ट क्लास में था,
ठीक है, अब लिखो, अगर ये इसका जैकोबिन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या कि डेल एफ एक्स और एफ पी और जी एक्स और जी पी प्लस पी डेल एफ एक्स एफ जेड और एफ पी और जी जेड और जी पी प्लस इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो एफ वाई एफ क्यू जी वाई और जी क्यू प्लस क्यू एफ जेड एफ क्यू और जी जेड और जी क्यू इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख दूं एफ ऑफ एक्स, या फिर एक स्टेप बढ़ाई लो, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ पी माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ पी प्लस पी और एफ ऑफ जेड जी ऑफ पी माइनस जी ऑफ जेड एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ वाई जी ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ क्यू जी ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ जेड जी ऑफ क्यू माइनस जी ऑफ जेड एफ ऑफ क्यू इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिलेगी या नहीं? अब मैं कुछ इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं, जो ये गिवन इक्वेशन है इसे मैं इस टर्म को फर्स्ट टर्म मान रहा हूं, इसे मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं माइनस एफ ऑफ पी जी ऑफ एक्स, मैंने फर्स्ट टर्म ये लिखी। अब सेकेंड टर्म में लिख रहा हूं जी ऑफ वाई कहां पे, यहां पर, माइनस एफ ऑफ वाई प्लस माइनस एफ ऑफ वाई इंटू जी ऑफ वाई एफ ऑफ क्यू सेकेंड टर्म ये। थर्ड टर्म आएगी जी जेड, तो माइनस पी एफ ऑफ पी माइनस क्यू एफ ऑफ क्यू इंटू जी जेड प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ पी प्लस एफ ऑफ वाई प्लस पी एफ ऑफ जेड इंटू जी क्यू इक्वल टू 0। क्या कहां पे, यहां पे, हाँ, क्यू एफ जेड इंटू जी ऑफ क्यू इक्वल टू 0। अगर जो ये फंक्शन है, यहां पे मैं इस फंक्शन को जी, पहले ये नोट क्या नहीं किया, ये नोट किया यहां तक? नोट किया? अब देखो यहां से, देखो जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इसे मैं बोल रहा हूं दिस इज कॉची लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। This is Cauchy linear equation of first order where G is dependent variable and X, Y, Z, P, Q are independent variable।
मैं अगर यहां पे इस इक्वेशन को कॉची लीनियर माना तो z क्या है मेरे पास, g क्या है मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स वाई जेड क्या है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन कर सकता हूं, बेसिकली लिख लो इट इज, या फिर इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय dx अपॉन माइनस एफ ऑफ पी, dy अपॉन माइनस एफ ऑफ क्यू, और dz अपॉन माइनस पी एफ ऑफ पी माइनस क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू डी ऑफ पी एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड, और डी ऑफ क्यू अपॉन एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ जेड। और ये जो इक्वेशन मिली है मुझे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन। लिख लो, फिर पूरा एक्सप्लेन करूं एक बार, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन 3 मान, क्या, हाँ डी क्यू, ये क्यू लिखा हुआ, क्यू एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ जेड, क्यू एफ ऑफ जेड, डीपी के नीचे लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जेड। देखो ये मैंने डी वाई का कोएफिशिएंट मान लिया, ये डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी ऑफ पी और डी ऑफ क्यू। लैग्रांज इक्वेशन भी तो यही लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, वहां पर 3 वेरिएबल के लिए लिखते हैं, यहां पर कितने वेरिएबल हैं, 5, तो 5 के लिए डिफाइन कर दी, ठीक है। अब लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 3 in most simplest way such that it should either contain P, Q or both. P, Q or both. After solving, we get G, X, Y, Z, P, Q, A equal to 0. Equation 4. देखो यहां तक तो समझ आ गया होगा ना, ये इतना पार्ट रब कर रहा हूं, क्या, कौन सी, हाँ सेकंड और फोर्थ सेम है, ठीक है। ये यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो रब कर दो ना, जहां तक का मुझे समझाना है वहां से वहां वो रफ नहीं कर रहा हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो जैकोबियन है, ये तो कल डिस्कस किया था, सेकंड इक्वेशन रफ नहीं कर रहा हूं। अब लिखो क्योंकि इक्वेशन 1 and 4 are compatible, so we can solve 1 and 4, 4 P and Q, V and हाँ कांस्टेंट X Y Z P Q A equal to 0, P Q A equal to 0, 4 P and Q. We get P equal to 5 X Y Z A और Q equal to psi X Y Z A. P equal to एक्स वाई जेड ए और Q इक्वल टू एक्स वाई जेड ए। तो तभी तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, सॉल्यूशन dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से एक फैमिली मिलेगी एफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी इक्वल टू 0। It is
it is complete solution or common solution of equation 1 and 4. नोट किया? नोट किया नहीं? अब देखो मेरे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका मुझे सॉल्यूशन डिफाइन करना। तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करें? ये जो मेथड है किसने डिफाइन किया? चारपिट ने। तो चारपिट ने पहले क्या माना? एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मानी, कितने पैरामीटर की? 1 पैरामीटर। यानी कि क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहा हूं क्या? तो अगर मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी ना, उन्होंने लेट किया कि 1 पैरामीटर की एक फैमिली है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी हेल्प से मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं। उसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करना चाह रहा हूं? हमने कंपैटिबल पढ़ा था। अगर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंपैटिबल हैं तो उनके पास एटलीस्ट 1 कॉमन सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कल डिस्कस किया था। अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपैटिबल हैं तो कंपैटिबल होने के बाद हमने ये फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर इक्वेशन मिली इन XYZ और ये हमने सॉल्व किया। ये मेरे पास क्या इक्वेशन आई? चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन। जब मैं चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा किसी भी 2 फ्रैक्शन को कंसीडर करूंगा तो एक ना एक P, Q और बोथ कोई ना कोई तो मिलेगा नहीं मिलेगा? या तो P भी मिल सकता, Q भी मिल सकता और दोनों भी मिल सकते हैं। दोनों केसेस है या नहीं है? अगर जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में एक फैमिली मिलेगी 1 पैरामीटर की। इनमें से कोई भी फ्रैक्शन कंसीडर करो, कंसीडर करने के बाद में एक फैमिली मिलेगी कितने पैरामीटर की? 1 पैरामीटर की। अब हमें यह मालूम है इस फैमिली के पास जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो फैमिली है, इन दोनों के पास कंपैटिबल होगा तो एटलीस्ट 1 कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो मैं मान लेता हूं ना कि ये भी तो 1 पैरामीटर का सॉल्यूशन है, ये भी तो 1 पैरामीटर है। मैंने यही मान लिया कि जो सॉल्यूशन आएगा वो यही होगा, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। अगर ये 1 पैरामीटर का सॉल्यूशन है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, इक्वेशन 4 ये है। मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक तो ये और एक ये। अब यहां से 2 पैरामीटर की इक्वेशन मिली, सॉरी 1 पैरामीटर की, ये और ये। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद P और Q फाइंड आउट कर सकते हो। 2 इक्वेशन है मेरे पास, तो जो 2 इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करोगे तो P और Q मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर P और Q मिलेगा तो P और Q किस पैरामीटर में मिलेगा? 1 पैरामीटर में। यहां भी 1 पैरामीटर और यहां भी 1 पैरामीटर। जब इस इक्वेशन में पुट करोगे P f(x,y,z) a और q (x,y,z) की वैल्यू (x,y,z) a, तो इसे सॉल्व करोगे तो एक और पैरामीटर मिलेगा नहीं मिलेगा? जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पैरामीटर आएंगे या नहीं? एक तो ये पैरामीटर यहां पे था और एक ये पैरामीटर, तो यहां पे इसमें कितने पैरामीटर आए? 2 पैरामीटर। अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास कितने पैरामीटर पॉसिबल हैं? 2 ही तो पॉसिबल हैं। यानी कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इतने ही पैरामीटर पॉसिबल हैं। ये चीज समझ आई या नहीं है? देखो लिखवाया था कल क्लास के नोट्स में, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंप्लीट इंटीग्रल। वो लिखवाया था नहीं लिखवाया था? पढ़ के आए हो या नहीं? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? ठीक है। अब तुम्हें ये सॉल्यूशन आ गया। अब किसी बच्चे का ये भी तो क्वेश्चन हो सकता, सर जब हम यहां से फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, हम P फाइंड आउट कर रहे हैं और Q भी फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई 2 डिफरेंट फ्रैक्शन ले लो, तो उसे सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू 1 पैरामीटर में मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब दूसरे 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करो, वहां से अगर Q के लिए सॉल्व करूं तो वहां से भी तो एक और पैरामीटर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो P को मैंने फाइंड आउट किया, यहां पे सपोज कर लेता हूं P फाइंड आउट कर रहा हूं f(y,x,y,z) a और Q इक्वल टू (x,y,z) इंटू B। ऐसा भी तो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं या नहीं? कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है, सर कोई भी 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस लो
और दो डिफरेंट फ्रैक्शन के बाद इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसमें एक पैरामीटर आएगा, इसमें भी एक पैरामीटर आएगा। जब इसमें और इसमें दो पैरामीटर आएंगे तो यहां पे पुट करोगे तो यहां पर एक और पैरामीटर आएगा, नहीं आएगा? जब क्या, अगर यहां पे एक और पैरामीटर आएगा एफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 0, तो क्या ये जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन होगा क्या? और वैसे भी देखो, अगर कंपेटेबल होगी, अगर इक्वेशन कंपेटेबल है तो उनके पास जो सॉल्यूशन आता वो कितने, जो सॉल्यूशन होता, जो कॉमन सॉल्यूशन है उसके पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? 1। दो तो पॉसिबल ही नहीं, दो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है तो तुम्हारे पास चेक करने का मेथड है, एक तो ये सॉल्यूशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दूसरा मेथड कि उसकी रैंक क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये चीज समझ आई या नहीं है? अगर 3 पैरामीटर आ गए तो उसकी रैंक 2 नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी पॉसिबल है। अब यहां तक तो रफ कर दूं। अब देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, ऑफ f इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। एफ एक्स वाई जेड क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। वैसे तो बेसिकली तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, क्वेश्चन में जो एग्जाम में गिवन होगा वो ये गिवन होगा। देखो बाद में नोट करना, पहला क्वेश्चन मैं नोट, पहले समझ लो एक क्वेश्चन, क्योंकि बाकी के जितने भी केसेस हैं सब यहीं से रिलेट हो जाएंगे। नोट करने का तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा। तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसमें जो हमारे पास लैग्रांज चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन है, इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एफ ऑफ पी, एफ ऑफ क्यू, या फिर माइनस पी एफ ऑफ दिस, ये एक्सप्रेशन। इसे मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डी एक्स अपॉन एफ ऑफ पी प्लस डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू प्लस डी जेड अपॉन पी एफ ऑफ पी क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू डीपी माइनस डीपी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ जेड। ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब यहां से सबसे पहले मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि एफ ऑफ पी, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ वाई के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की। अगर मैं यहां पे इसे एफ मान रहा हूं तो एफ ऑफ पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? डी ऑफ एक्स अपॉन 2 पी वाई, डी वाई अपॉन 2 क्यू वाई माइनस जेड, और डी जेड इक्वल टू 2 पी स्क्वायर वाई प्लस 2 क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 0 और पी एफ जेड माइनस पी क्यू इक्वल टू यहां से आएगा माइनस डी क्यू अपॉन एफ ऑफ वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल। अब देखो कोई भी दो फ्रैक्शन कंसीडर करो, मुझे तो यहां से p तो फाइंड आउट करना, जो हमने यहां पर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट g x y z p q a इक्वल टू 0, यही तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। यहां से या तो p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या फिर q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो किसी भी फ्रैक्शन को कंसीडर करके। तो बेस्ट ये है ना कि लास्ट 2 फ्रैक्शंस कंसीडर कर लो। अगर मैं लास्ट 2 फ्रैक्शन कंसीडर करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा? माइनस डी पी अपॉन माइनस पी क्यू इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर। अब यहां से माइनस कैंसिल, एक पी से पी भी कैंसिल, तो यहां से क्या मिलेगा? पी डी पी इक्वल टू क्यू डी क्यू। अब इसे सॉल्व करोगे तो
माइनस, तो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट लिख सकता हूं पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए। अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? यहां से यानी कि हमारे पास क्या आ गया, जी एक्स वाई जेड पी क्यू ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम पी और क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहां जो ये इक्वेशन है पी क्यू और ये इक्वेशन है इक्वेशन 1, इन दोनों की हेल्प से पी और क्यू फाइंड आउट कर लो। अगर मैं इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ए पुट करूं तो यहां से क्या मिलेगा, ए वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज क्यू इक्वल टू ए वाई अपॉन जेड। क्यू इक्वल टू ए वाई अपॉन जेड आएगा नहीं आएगा? अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो पी की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ पी की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं? तो यहां पे अगर पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। देखो अभी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मैं यहां पे इसको ए को ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा फिर। तो यहां पर मैंने ए स्क्वायर से रिप्लेस किया तो यहां पर ए स्क्वायर आ गया और यहां पे क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 और ए स्क्वायर। तो यहां से पी की वैल्यू क्या मिलेगी, पी इक्वल टू ए प्लस माइनस ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये वैल्यू मिलेगी या नहीं? अब यहां से पी और क्यू की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, जो ये इक्वेशन है। अगर यहां पे पुट करते हो तो डी जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड इंटू डी जेड, सॉरी डी वाई इंटू डी वाई। अगर मैं जेड एलसीएम लूं तो जेड की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी कि इसे मैं कुछ लिख सकता हूं जेड डी जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब यहां से इस टर्म को शिफ्ट कर सकते हो, उधर शिफ्ट करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर इस टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डी एक्स, ए प्लस माइनस ए एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन ही तो गिवन है। अगर मैं वहां ए स्क्वायर लेट नहीं करता तो यहां ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म कन्वर्ट नहीं होती। तो यहां से अगर इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दूं जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी। अगर मैं प्लस माइनस यहां पे कंसीडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यहां पे ये प्लस माइनस ए एक्स आएगा तो अंडर रूट तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां से जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ये मिला है या नहीं मिला? तो सॉल्व कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले मुझे 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वहां से कोई भी पी और क्यू फाइंड आउट करने, और पी और क्यू फाइंड आउट करने के बाद या तो पी मिलेगा या क्यू मिलेगा, या पी और क्यू में कोई रिलेशन मिलेगा। ठीक है, पी और क्यू में कोई रिलेशन मिलेगा और मिलने के बाद उसे गिवन इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे डीजेड के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो 2 पैरामीटर फैमिली आएगी, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। अगर फिर भी प्रॉब्लम है कंप्लीट इंटीग्रल, तो ये हमने कंप्लीट इंटीग्रल की इसकी रैंक भी तो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर चेक करना है ये कंप्लीट इंटीग्रल है या नहीं, तो इसकी रैंक चेक कर लो कि सॉल्यूशन की रैंक 2 आनी चाहिए। वो हमने चेक कर लिया था पिछली क्लास में, समझ में आया नहीं आया? नोट करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो
एफ वाई करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एफ जेड, तो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस क्यू मिलेगा, तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल। क्या बोल रहे हो, यहां से नहीं, अभी 2 मिनट रुको। ये क्या बताऊं, यहां से रब कर दूं, नोट किया, नोट किया नहीं, अब लिखो, ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट एंट्री, ठीक है, मोर देन वन कंप्लीट एंट्री, ठीक है। अब जब यहां पे 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो कोई तो P फाइंड आउट कर सकता, कोई Q भी फाइंड आउट कर सकता, और कोई और टॉपिक भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करेगा तो कुछ P और Q पे भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकता, जैसे मैंने यहां पे फाइंड आउट किया था। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो यहां पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मोर देन 1। अभी मैंने कोई भी स्पेशल केसेस का डिस्कशन नहीं किया कि स्पेशल केसेस की फंक्शन मैंने 4 टाइप के डिफाइन किए थे या नहीं किए थे, कि फंक्शन एफ पी क्यू इक्वल टू 0, एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0, और एक फंक्शन एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0, और लास्ट फॉर्म था क्लेरेट्स इक्वेशन। लास्ट यही तो 4 टॉपिक का डिस्कशन लिखवाया था, नहीं लिखवाया था सिलेबस में ये। अभी मैं पर्टिकुलर किसी भी फॉर्म से रिलेट नहीं कर रहा कि मेरा क्वेश्चन इन किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म पे डिपेंड कर रहा, मैं फिर भी क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are complete integral of the partial differential equation PQ x plus YQ square equal to 1, YQ square equal to 1। फर्स्ट ऑप्शन z इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन एक्स
प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन जेड इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस ए वाई अपॉन एक्स प्लस बी, थर्ड ऑप्शन जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स प्लस वाई प्लस बी, और फोर्थ ऑप्शन जेड माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स प्लस वाई, 4 ए एक्स प्लस वाई। ए एक्स प्लस वाई, ये रब कर दूं या नहीं? ये तो कर दूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें पी क्यू एक्स वाई तो गिवन है या नहीं? पी क्यू एक्स वाई गिवन है, तो ये पर्टिकुलर एक फॉर्म से रिलेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो हमारी थर्ड फॉर्म है एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0, इस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेट हो रहा क्वेश्चन या नहीं? लेकिन अभी तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है, फिर भी हम सॉल्व नहीं कर रहे। एग्जाम में यही मिस्टेक होती है कि जब हमें क्वेश्चन पर्टिकुलर फॉर्म का गिवन होता तो हम पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहां पे जैसे तुमने ही पूछा भी कि सर इसके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा, तो ध्यान रखना नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में किसी भी बुक में कोई मेंशन नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जनरली जो स्टेटमेंट टी अमरनाथ में यूज किया कि जो भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? मोर देन 1। हो सकते हैं यूनिक आ जाए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मोर देन 1 भी आ जाए। हमने एक सॉल्यूशन चेक किया ना कि कंपैटिबल फैमिली के पास, जो भी कंपैटिबल फैमिली होंगी उनके पास एटलीस्ट 1 कॉमन सॉल्यूशन होगा। 1 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये नेट का क्वेश्चन है, नेट 15 दिसंबर में, जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अब 4 ऑप्शन बनाए। अब सिंगल करेक्ट में होता तो अगर पी की पर्टिकुलर फॉर्म थी तो एक आंसर कैलकुलेट करते और सॉल्व कर देते, सिंगल करेक्ट में पूछा जाता। अब ये किस में था? मल्टी करेक्ट में। तो मल्टी करेक्ट में तो फिर ऑप्शन भी चेक करोगे या नहीं करोगे? चेक करोगे। तो पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बाद में ऑप्शन रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? एफ इक्वल टू पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। तो 4 पिट एक्सियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन एफ पी डायरेक्ट लिख दो ना, डी एक्स अपॉन एफ पी। अगर एफ पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? क्यू एक्स डी वाई अपॉन एफ क्यू करोगे तो यहां से आएगा पी एक्स प्लस 2 वाई क्यू डी जेड अपॉन क्यू एक्स। तो यहां से क्या आएगा? पी क्यू एक्स प्लस क्यू पी क्यू एक्स प्लस क्यू पी क्यू एक्स प्लस 2 क्यू स्क्वायर वाई माइनस डी पी अपॉन माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स की वैल्यू पी क्यू और एफ जेड है ही नहीं तो एफ जेड वाली टर्म 0 इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई क्यू स्क्वायर, और एफ जेड वाली टर्म है नहीं तो क्यू स्क्वायर रहेगा। फिर से मैं लास्ट 2 फ्रैक्शंस कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैं लास्ट 2 फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल, एक क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहां से माइनस भी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा? डीपी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा ये इसका इंटीग्रेशन लॉग पी, इसका इंटीग्रेशन लॉग क्यू, और एक कांस्टेंट ऐड कर लो तो ए लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग ए। अब यहां से P इक्वल टू ए क्यू, हमें क्या मिला? P इक्वल टू ए क्यू। अगर मैं P की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करूं, अगर P की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? इस इक्वेशन को सेकंड मान लेता हूं, इसे फर्स्ट मान लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, और गिवन पुट इन
1। अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो यहां से a क्यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, क्यू स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्यू की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। अब पी की क्यू की वैल्यू ये है तो पी की वैल्यू क्या आएगी? पी इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई। ये समझ आ गया नहीं आ गया? अब यहां से हमें सॉल्व किसे करना? dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो dz इक्वल टू पी की वैल्यू पुट करोगे तो प्लस माइनस ए डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, प्लस क्यू की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर यहां से मैं प्लस माइनस ए वाई कॉमन ले लूं तो यहां से ऐसा कुछ लिख सकता हूं, dz इक्वल टू, या प्लस माइनस की इधर साइन लिख देता हूं, dz इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई। यही तो आएगा नहीं आएगा? अगर इसको मैं t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन की भी नहीं, इसको मैं t मान लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो प्लस माइनस dz इक्वल टू, डायरेक्ट नहीं होगा, इसको t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी रिप्लेस कर देता हूं, 1/2 भी आएगा ना, 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन करता हूं यहां पर तो यहां से मिलेगा प्लस माइनस z इक्वल टू t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में 2 लिख देता हूं, प्लस एक कांस्टेंट b ऐड कर लेता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा? z प्लस माइनस z इक्वल टू या फिर प्लस माइनस यहीं पर रखो, z इक्वल टू z प्लस माइनस t की पावर 2 इंटू t की पावर 1/2 प्लस b। क्योंकि मुझे इस फॉर्म में, ऑप्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, तो z माइनस b इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो यहां से इसका स्क्वायरिंग करोगे तो z माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स प्लस बी आएगा नहीं आएगा? तो यहां से ये फोर्थ सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। जो फोर्थ ऑप्शन है वो सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला? सर फर्स्ट और लास्ट वाली एक्सप्रेशन से हम यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उससे तो अलग आएगा ना? हाँ, तो मैंने कब कहा कि यूनिक होगा? हाँ, नोट किया? अब देखो, अगर फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया नहीं होगा? तो यहां से अगर मल्टी करेक्ट है तो ऑप्शन भी चेक करने, बाकी के ऑप्शन तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो या तो ऐसी डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाओ, या जैसे ये बोल रहे हैं कि डी एक्स अपॉन क्यू एक्स और डी क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल और एक्स और वो सेपरेट हो जाएगी, वहां से भी तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा? अब इतना सोचते क्यों? इसका जो भी ऑप्शन गिवन है उन्हें चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूं तो z इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन एक्स प्लस बी गिवन, यहां से p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करता हूं तो p इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा? और q की वैल्यू क्या मिलेगी? q इक्वल टू a अपॉन एक्स, a इक्वल टू q इक्वल टू क्या मिलेगा? अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो यहां से ये 0, इसका करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? 1 अपॉन a अपॉन x, और y का क्या हो जाएगा? 1। ये वैल्यू आएगी या नहीं? अब ये p की वैल्यू, q की वैल्यू जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर दो।
अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां से इसकी वैल्यू p की वैल्यू है 1/a माइनस a y/x² इंटू a x इंटू x। p की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं, q की वैल्यू ये, और इंटू क्या करोगे x प्लस y की वैल्यू y इंटू q की वैल्यू क्या है a/x, तो a² a² x से x कैंसिल। अगर a की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 माइनस a² y/x² प्लस y(a²/x², इससे ये कैंसिल और इसकी वैल्यू क्या मिली 1, और ये राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। अब ऐसी सेकंड ऑप्शन चेक कर लोगे, सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, मैंने एक सॉल्व किया था इसीलिए बता देता हूं। ऐसे थर्ड फोर्थ भी कर सकते हो, ऐसा मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी अगर ऑप्शन ही बता दो तो फिर मेथड थोड़ी ना अप्लाई कर दोगे। हाँ, तो ज्यादा बेटर है। अब इसीलिए तो ऑप्शन नहीं लिखता, नहीं तो ऑप्शन लिखोगे तुम, ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे। लिखो, नोट किया नहीं किया? लिखो, फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल of the partial differential equation f equal to x² p² plus y² q² minus 4 equal to 0। सेम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आंसर लिखो, सॉल्व कर लोगे। आंसर लिख दो, आंसर लिखो z इक्वल टू √4 माइनस a² log x प्लस a log y प्लस b। सेकंड लिखो, और z इक्वल टू 4 a log x प्लस √4 माइनस x² log y प्लस कांस्टेंट b। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, f इक्वल टू z² माइनस pq xy, z² माइनस pq xy इक्वल टू 0। आंसर लिखो, z इक्वल टू b x की पावर 1/a इंटू y की पावर a इंटू y की पावर a। किसमें क्या बोल रहे हो? कितने भी हो सकते हैं, अभी तो मैंने 2 लिखे, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक मैच करेगा। हाँ, तो वो जितने फ्रैक्शंस कंसीडर करोगे इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब तुम तो वही लोग हैं ना जो सबसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते, अदरवाइज तो कितने भी कर सकते हो। ऐसे तो तुम कुछ भी करने लगो, कितनी भी रिसर्च करने लगो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या किसी भी टॉपिक में। जरूरी थोड़ी है जैसे ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो तो 65 ऑर्डर के पास में पी और क्यू ऑर्डर का मतलब ऑर्डर का वो ग्रुप फाइंड आउट करो। तुम कहने लगो मैं तो पी और क्यू के जो मल्टीपल होंगे उनके मल्टीपल का भी ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करूंगा, सब ग्रुप। तो ऐसे तो कुछ भी कर सकते हो। जब कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम जो सिंपलेस्ट आंसर होगा वो यही होगा, अदरवाइज तो कैलकुलेशन कितनी भी कर लो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन भी नहीं मिलेगा ना जब पर्टिकुलर वैल्यू पूछेंगे। अब एक बात बताओ, यहां तक समझ आया नहीं आया? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 पिट एक्जुलरी इक्वेशन तक, यानी कि 4 पिट एक्जुलरी इक्वेशन से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन रिलेट होगा तो सॉल्व कर लोगे।
अब क्वेश्चन लिखो स्पेशल केसेस फॉर चारपिट मेथड। Charpit method. First, if f pq equal to 0, where x, y, z are absent, अगर ये x, y, z की टर्म ही गिवन नहीं होगी तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y और विद रेस्पेक्ट टू z क्या मिलेगा? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ y इक्वल टू 0 और f ऑफ z इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ y इक्वल टू 0 और f ऑफ z इक्वल टू 0। तो यहां पे चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन क्या? dx अपॉन f ऑफ p, dy अपॉन f ऑफ q, dz अपॉन p f ऑफ p q f ऑफ q इक्वल टू माइनस d ऑफ p f ऑफ x प्लस p f ऑफ z माइनस dq अपॉन f ऑफ y प्लस q f ऑफ z। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? f ऑफ x, f ऑफ y और f ऑफ z की वैल्यू तो 0 आएगी या नहीं आएगी? तो ये दोनों टर्म्स इनके डिनोमिनेटर से 0 कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं? यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो d ऑफ x अपॉन f ऑफ p, dy अपॉन f ऑफ q और dz अपॉन p f ऑफ p q f ऑफ q इक्वल टू माइनस d ऑफ p अपॉन 0 और माइनस dq अपॉन 0, माइनस dq अपॉन 0। अब देखो इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर करो, या तो इसके साथ कंसीडर करो या इसको किसी के भी साथ कंसीडर करो। अगर इसे कंसीडर करोगे तो dp इक्वल टू 0 मिलेगा और सेकंड केस क्या बनेगा? dq इक्वल टू 0, dp इक्वल टू 0 और dq इक्वल टू 0। तो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो p इक्वल टू a आएगा, यहां से इसे सॉल्व करोगे तो q इक्वल टू b, या तो p इक्वल टू a मानोगे या फिर q इक्वल टू b, यही तो लेट करोगे या नहीं? तो यहां से अगर p इक्वल टू a लेट कर रहे हो तुम लोग, तो यहां से अगर गिवन इक्वेशन क्या गिवन है? f p q इक्वल टू 0, इसमें पुट करता हूं तो f a q इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा? a b नहीं, किसी एक वेरिएबल को ही लेट करोगे, दोनों की वैल्यू, हाँ ठीक है। तो a और q इक्वल टू 0, तो यहां से q की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। एक न्यू फंक्शन कंसीडर कर लो a की, q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a मिलेगी या नहीं? अब यहां से देखो अगर f p q की वैल्यू b पुट करते हो तो यहां से p की वैल्यू psi ऑफ b, हमें p की वैल्यू भी मिली और यहां पे q की वैल्यू भी मिली। तो यहां से p और q, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं dz इक्वल टू p dx प्लस q dy और dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। अगर यहां से सॉल्व करोगे तो dz इक्वल टू p की वैल्यू a, dx और q की वैल्यू phi ऑफ a इंटू dy। यहां से dz इक्वल टू psi ऑफ b dx प्लस q की वैल्यू b dy। यहां से z इक्वल टू ax प्लस phi ऑफ a प्लस एक कांस्टेंट ले लेता हूं y, एक कांस्टेंट ले लेता हूं c और यहां पे z इक्वल टू psi ऑफ b, एक कांस्टेंट x प्लस by प्लस एक कांस्टेंट c ले लेता हूं, ठीक है। तो जब भी p और q की फॉर्म बनेगी तो मेरे पास सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिलेगा? z इक्वल टू कुछ इस फॉर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब तुम एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन तो नहीं करोगे,
नोट किया यहां तक? अब एक बात बताओ, अगर मुझे कोई फंक्शन की बिना फंक्शन पी क्यू इक्वल टू 0, तो किसी भी एक कांस्टेंट को लेट कर सकता हूं ए डायरेक्ट। अगर मैं किसी भी एक कांस्टेंट को लेट कर लेता हूं p इक्वल टू ए या q इक्वल टू बी, तो दूसरा वेरिएबल उसकी फॉर्म में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट जब भी p और q की फॉर्म गिवन होगी तो एक वेरिएबल को लेट कर लो p इक्वल टू ए, p इक्वल टू ए। अगर किसी भी वेरिएबल को लेट करोगे तो सेकंड वेरिएबल q इक्वल टू फाई ऑफ ए की फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो तुम इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। ये पूरी कैलकुलेशन छोड़ो, यहां से p इक्वल टू ए लेट करो, तो q की वैल्यू क्या मिलेगी? फाई ऑफ ए। तो यहां से जब पुट करोगे तो डी जेड इक्वल टू, हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा जेड इक्वल टू क्या मिलने वाला? ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ये मिलेगा, नहीं मिलेगा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन यहां तक नहीं पूछा गया, यहां से आगे पूछे गए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए यहां तक कैलकुलेशन तो वो तुमसे यहीं तक करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे रिलेट कर रहे हैं, यहां इसके बारे में पूछा गया है कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, इसके पास जनरल सॉल्यूशन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन से रिलेट हुए सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं इसके सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2, एक तो a और एक c। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल a करता हूं तो कोई इक्वल टू 0 करोगे। अब एक सेकंड कंडीशन, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू c करोगे तो डेल z अपॉन डेल c करोगे, तो यहां से उसे भी इक्वल टू g करोगे। लेकिन जब यहां पे डेल z अपॉन डेल c करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1। यहां पे क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 0। क्या 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल है? नहीं। तो फिर से कैसी कंडीशन मिलेगी? एब्सर्ड कंडीशन। तो जब हमें p और q के फंक्शन गिवन होगी तो उस केस में कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिख दो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव, जो ये गिवन इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का पार्शियल डेरिवेटिव c के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका क्या आएगा? अगर मैं इसे f मान लूं, f इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ वाई प्लस सी माइनस जेड, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? पार्शियल डेरिवेटिव डेल f अपॉन डेल सी। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और 1 को इक्वेट करोगे 0 के। करते हैं या नहीं करते? जब 3 इक्वेशन लिखते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, f इक्वल टू 0, डेल f अपॉन डेल a इक्वल टू 0 और डेल f अपॉन डेल b इक्वल टू 0। ये करते हो या नहीं? जब थर्ड कंडीशन पुट करोगे c इक्वल टू 0 तो 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इस फर्स्ट केस में f p q इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया नहीं है? अब क्वेश्चन लिखो, p प्लस q माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। p प्लस क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि किसको लेट करते हो, p को या q को? p। अगर मैं p इक्वल टू a लेट करता हूं तो यहां पे पुट करोगे तो a प्लस क्यू माइनस a क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से q की वैल्यू क्या मिलेगी? q 1 माइनस a इक्वल टू माइनस a। तो q की वैल्यू मिली a अपॉन a माइनस 1, a इक्वल टू a माइनस 1। अगर मैं ये सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन में पुट कर दूं डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू a अपॉन a माइनस वाई इंटू डी वाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? z इक्वल टू ए एक्स प्लस a अपॉन a माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट b, a अपॉन 1 माइनस a माइनस 1 y प्लस b। समझ आया नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन से, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस टफ क्या है यहां से उसकी बात करते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
let z equal to z x comma y, let z equal to z x comma y be the solution of del z upon del x del z upon del y equal to 1 passing through 0 0 0 then z 0 comma 1 is z 0 comma 1 is first option 0, second option 1, second option 2 और fourth option 4. कैसे आएगी 0? क्या? हाँ कांस्टेंट 0 आ गया तो ये बोल दो कि 0 सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सॉल्व हो गया क्या आंसर? फर्स्ट आंसर 1 1 to 4 BCD। चलो ऑप्शन बना लेते हैं BCD और सेकंड ऑप्शन लिख लेता हूं, सेकंड ऑप्शन सिर्फ B लिख देता हूं। और कोई आंसर है? और कोई आंसर? चलो एक और ऑप्शन लिख देता हूं, थर्ड ऑप्शन 1A और फोर्थ ऑप्शन लिख देता हूं नन ऑफ दिस। पहला सही है, फर्स्ट सही है या नहीं? सेकंड 1 आ रहा, सेकंड बस। और कोई ऑप्शन? अब ये दोनों ही गलत है। जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो पर्टिकुलर फॉर्म है PQ इक्वल टू 1, PQ इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू लेट कर लो A, अगर P इक्वल टू लेट करोगे A तो Q की वैल्यू मिलेगी 1/A। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया Z इक्वल टू A dx प्लस 1/A dy प्लस dz। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/A y प्लस सी। तो अगर ये सॉल्यूशन किस किस से पास हो रहा है? 0 0 से, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो c इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या मिला? z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/A y। ये सॉल्यूशन है z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/A y।
ना तो ये जनरल सॉल्यूशन है और ना ही ये सिंगुलर सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन बोल रहे हो तुम, ठीक है। एक कंडीशन गिवन थी, इसलिए जो सॉल्यूशन मिला ये कंप्लीट सॉल्यूशन। जब तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो जाते, जब तक क्या पॉइंट पुट कर सकते हो z 0,1। अभी तो क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन है, अगर पॉइंट पुट भी कर दोगे तो ये किस पर डिपेंड हो जाएगा, a पे। तो अभी तो a एलिमिनेट ही नहीं हुआ। अब एलिमिनेट नहीं हुआ तो यहां से देखो, मैं ये तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। ये क्वाड्रेटिक किस में गिवन है, एक्स में। तो इसे दोनों तरीके से सॉल्व करता हूं। अगर ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स में गिवन है, मुझे इसका एनवेलप फाइंड आउट करना, तो एनवेलप क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन अब इसे प्रूव करता हूं। अगर ये फंक्शन f है और ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, ये क्वाड्रेटिक किस वेरिएबल में है, x। अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसका सॉल्यूशन डेल, अगर डेल f अपॉन डेल x करते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एनवेलप या सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो तुम, तो डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2ax प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। जब x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2 आएगी तो यहां पे गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, a इंटू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस b अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन a से a कैंसिल, तो यहां से क्या है, b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा, 4a, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया, माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, किसी भी वेरिएबल में, x में बने, y में बने या a या b, किसी भी वेरिएबल में बने, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन किस में मिल जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां पर देखो, अगर मैं फर्स्ट यही मेथड अप्लाई करता हूं, फर्स्ट मेथड कि ये जो सॉल्यूशन है, जब c इक्वल टू 0 आ गया, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए वाई, तो a की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। अगर a में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा a स्क्वायर एक्स माइनस ए जेड प्लस वाई इक्वल टू 0। ये किस में क्वाड्रेटिक है, a में, तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। a में क्वाड्रेटिक है या नहीं है, a में क्वाड्रेटिक है तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता नहीं होता। x में क्वाड्रेटिक थी, ये किस में क्वाड्रेटिक है, a में, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट x। अब यहां पे वैल्यू किस पॉइंट पे पूछी है, z 0,1 पे, तो यहां से z 0,1 इक्वल टू प्लस, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ट्वाइस इंटू 0, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0। अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे उसमें 2 बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक बार a में बनेगी, एक बार x में बनेगी, तो उसमें 2 बार एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ बोलो, अभी वही करने वाला हूं, अभी फर्स्ट मेथड लिखा था, सेकंड वही लिखने वाला हूं। ये तो रब कर दो ना, फिर अब कर दूं, ये
ये भी नहीं नोट किया। अब देखो सेकंड, क्या सेकंड मेथड क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, और आधे घंटे। लो मैं इधर खड़ा होता हूं, ठीक है, पार्शलिटी नहीं बिल्कुल भी। रब कर दूं अब तो बोल दो हाँ या ना। ठीक है, अब सेकंड मेथड, यहां पे मुझे सॉल्यूशन मिला z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y। तो मैं f कंसिडर कर सकता हूं f इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y माइनस z। तो मुझे सिंगुलर सॉल्यूशन ही तो फाइंड आउट करना। अगर मैं सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं डेल एफ अपॉन डेल ए के एक्सपोनेंट डेरिवेटिव करोगे तो x माइनस 1/a स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो यहां से अगर 0 पुट करोगे तो a स्क्वायर x माइनस 1/a स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहां से 1/a स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स, तो a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, ये आएगी वैल्यू या नहीं? अगर मैं a की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं z इक्वल टू, तो z इक्वल टू a की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस माइनस यहां पे अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इंटू वाई। तो यहां पे क्या बचेगा? z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई। तो z इक्वल टू क्या मिल गया? प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई, 2xy। तो डांटने क्यों लगते हो? ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं लिखता नहीं हूं। तो z इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई। समझ आया नहीं है? यानी कि अब जिस भी पॉइंट पे वो वैल्यू पूछने, वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट पुट करो और पुट करने के बाद में सॉल्यूशन मिलेगा। समझ आ गया नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सिंगुलर सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस, वो क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवा दूंगा, लेकिन अभी उससे रिलेट काफी इन्फॉर्मेशन पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जो शीट नंबर 1 का, उसमें 2 बार सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक बार ए के लिए और एक बार एक्स के लिए। क्या बोलते हो? जनरल सॉल्यूशन तो आ गया ना, एक पैरामीटर में तो फैमिली तो एक पैरामीटर में कन्वर्ट होगी ना, रिलेशन। क्या सिंगुलर सॉल्यूशन? सॉरी, मैं सिंगुलर सॉल्यूशन बोल रहा हूं क्या? इस पर्टिकुलर फॉर्म में तो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये फैमिली कितने पैरामीटर की है? 1 पैरामीटर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? z इक्वल टू, जो भी फैमिली होती है, z इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, जेड नहीं ए कोमा बी। तो हमें एक रिलेशन गिवन होता है फाई, तो फाई ऑफ ए, तो एक पैरामीटर में फैमिली आई या नहीं है? तो हम जब एक पैरामीटर को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन मिलता? जनरल सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता? तो वो गलत बोल रहा हूं। ठीक है, तो जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैसा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन।
अब यहां से देखो, यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, स्पेशल केस सेकंड केस सेकंड में लिखो एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0। एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0। अगर मुझे इस टाइप की कोई भी फंक्शन गिवन है सेकंड, यानी कि जिसमें एक्स वाई पी क्यू गिवन है, तो वहां से एक्स और वाई, एक्स और पी और वाई और क्यू की टर्म सेपरेट होनी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है तो हम ये स्पेशल केस सेकंड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर क्या सॉल्व करोगे? 4 बिट एक्सुअल इक्वेशन, जो जनरल मेथड। जरूरी थोड़ी कि हर हमेशा ही सेपरेट हो जाए, जरूरी थोड़ी कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए जैसे कि डेट इज फाई ऑफ एक्स कोमा पी इक्वल टू साई ऑफ वाई कोमा क्यू। मैं हमेशा जो ये गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरली हमेशा थोड़ी ना लिख सकता हूं। अगर हम कन्वर्ट कर पाते तो इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज किसकी हेल्प से सॉल्व करोगे? 4 बिट एक्सुअल इक्वेशन की हेल्प से, जो जनरल मेथड। तो अगर कुछ ऐसा गिवन है तो एफ को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स कोमा पी माइनस साई वाई कोमा क्यू इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जब ये टर्म, जो ये एक्सप्रेशन है, कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस हुई, अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस हुई तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेसिकली तो एफ ही मिलेगा या नहीं मिलेगा? एफ मिलेगा नहीं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें यहां तक प्रॉब्लम नहीं तो 4 बिट एक्सुअल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? डेल एफ अपॉन डी एक्स अपॉन एफ पी, यानी कि एफ पी, एफ क्यू, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर मैं यहां से डायरेक्ट एफ जेड फाइंड आउट करता हूं तो एक तो वैल्यू 0 मिलेगी एफ जेड के रेस्पेक्ट में, एफ जेड के रेस्पेक्ट में तो 0 होगी या नहीं, क्योंकि जेड तो एब्सेंट है या नहीं। अब यहां से बताओ, एफ जेड एब्सेंट है तो यहां से एफ ऑफ पी इक्वल टू क्या मिलेगा? फाई ऑफ पी। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां पे इस फंक्शन का ही तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फाई पी। अगर मैं एफ एक्स फाइंड आउट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? फाई ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पर एफ वाई फाइंड आउट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस साई ऑफ वाई। और एफ क्यू फाइंड आउट करोगे तो माइनस साई ऑफ क्यू। 4 बिट एक्सुअल इक्वेशन में अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो डी एक्स अपॉन एफ पी, डी वाई अपॉन एफ क्यू और डी जेड अपॉन पी एफ पी क्यू एफ क्यू और माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? डी एक्स अपॉन एफ पी की वैल्यू 5p, डी वाई अपॉन एफ क्यू और एफ क्यू की वैल्यू माइनस साई की, डी जेड अपॉन पी 5p माइनस क्यू साई की माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 5x और ये एफ जेड की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो यहां से माइनस एफ क्यू सॉरी डी क्यू इक्वल टू एफ वाई, तो 5 माइनस साई ये वैल्यू आएगी या नहीं। अब यहां से देखो, अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड लास्ट को कंसीडर करता हूं या फिर इसको और इसको कंसीडर करता हूं, कोई भी दो किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको और इसको कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? dx अपॉन 5p इक्वल टू माइनस dp अपॉन 5x। और सेकंड केस क्या बनेगा? सेकंड केस dy अपॉन माइनस साई क्यू इक्वल टू माइनस dq अपॉन माइनस साई। माइनस से माइनस कैंसिल, कहां पे? y लास्ट y।
अब देखो यहां पे इसकी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 5x dx प्लस फाई ऑफ p dp इक्वल टू 0 और ये कन्वर्ट हो जाएगा साई y dy प्लस साई q dq इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम लिखी हुई है, ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल पी इंटू डी पी इक्वल टू 0। तो ये किसका टोटल डेरिवेटिव लिखा हुआ? फाई का, फाई फंक्शन का ही तो टोटल डेरिवेटिव है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डी ऑफ फाई इक्वल टू 0 और इसकी जगह लिख सकता हूं डी ऑफ साई इक्वल टू 0। डी ऑफ फाई इक्वल टू 0 और डी ऑफ साई इक्वल टू 0। तो अगर इंटीग्रेशन करोगे तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा? ए, कोई भी कांस्टेंट मिलेगा। अब यहां से बताओ ये फंक्शन किसकी है? एक्स और पी की। देखो एक बार यहां देख लो, यहां पर ये फंक्शन किसकी है? एक्स और पी की। और ये फंक्शन किसके इक्वल है? एक अनदर फंक्शन जो किसकी फंक्शन है? वाई और क्यू। और जब फाई किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है, तो साई फंक्शन भी तो एक ही कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? ए के। अगर मैं यहां से इसे इंटीग्रेट करता हूं तो साई ऑफ बी आएगा, तो हम किस कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे? बी के मानोगे, या तो बी के मानोगे या फिर ए के मानोगे। किसी एक ही तो कांस्टेंट के इक्वल मानोगे या नहीं? यानी कि ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है? इसके। और वैसे भी सोचो ना, दो वेरिएबल क्वांटिटी इक्वल हैं तो वो एक ही केस में पॉसिबल है जब वो कांस्टेंट के इक्वल होंगे। अगर वो कांस्टेंट के इक्वल हैं तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यहां तक समझ आया नहीं है? अब यहां से बताओ, जो फाई ए के इक्वल है और साई ए के इक्वल है, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मानूं, यहां से इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, तो यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, फाई एक्स कोमा पी इक्वल टू ए। तो पी की वैल्यू मिलेगी एक कोई भी न्यू फंक्शन कैपिटल पी एक्स कोमा ए की फॉर्म में। और यहां से अगर हमने उस फंक्शन को माना है साई y कोमा क्यू इक्वल टू ए, तो यहां से q की वैल्यू मिलेगी q y कोमा ए की फॉर्म में। हमें p की वैल्यू भी मिली और q की वैल्यू भी, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। यहां से dz इक्वल टू p की वैल्यू p x कोमा ए इंटू डी एक्स प्लस q की वैल्यू q y कोमा ए इंटू डी वाई। अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो यहां से z इक्वल टू फाई 1 एक्स कोमा ए की कोई फंक्शन मिलेगी, फाई 1 एक्स कोमा ए की फंक्शन प्लस फाई 2 y कोमा बी की कोई फंक्शन मिलेगी, सॉरी बी y कोमा ए की कोई फंक्शन मिलेगी, प्लस एक कांस्टेंट ऐड करोगे b, प्लस एक कांस्टेंट ऐड करोगे b। तो z इक्वल टू फाई 1 एक्स कोमा ए प्लस फाई 2 y कोमा ए प्लस b। तो यहां पर जो ये फैमिली कितने पैरामीटर की है? 2 पैरामीटर, एक तो a और एक b। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a करता हूं तो कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगी, क्योंकि x a जो है वो किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं यहां पर भी डेल f अपॉन डेल b करता हूं, डेल f अपॉन डेल b इक्वल टू 0 करोगे तो फिर से यहां से क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 0। और फिर से कैसी कंडीशन मिलेगी? एब्सर्ड कंडीशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि पहले केस में जो फर्स्ट केस है पी क्यू इक्वल टू 0 और सेकंड केस क्या है मेरे पास? एफ पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। इन दोनों ही केस में क्या बोलते हैं हम? सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नोट किया? द कंप्लीट इंटीग्रल of the non-linear partial differential equation is y 1 plus x square p square minus q x square equal to 0। 1 plus
1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन z इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सेकेंड z इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 a 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c। थर्ड ऑप्शन z इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। कहां पे 2। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नोट क्या नहीं किया। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है पर्टिकुलर फॉर्म पे गिवन, पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है कि एफ एक्स वाई पी क्यू की टर्म्स गिवन है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। जेड एब्सेंट है। अब यहां पर जेड एब्सेंट है तो एक्स और पी और वाई और क्यू की टर्म सेपरेट कर सकते हो। अगर सेपरेट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा कि वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो यहां से मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन वाई, क्यू अपॉन वाई। तो यहां पे जो हम लेट कर रहे थे इन दोनों को किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो पीयर क्यू तभी तो फाइंड आउट कर पा रहे हो। अगर यहां पे मैं कांस्टेंट मान लेता हूं ए मान लेता हूं तो यहां से क्या मिलेगा कि पी की वैल्यू पी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू की वैल्यू ए वाई, क्यू की वैल्यू ए वाई। अगर ये वैल्यू मानते तो यहां से पी की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू की वैल्यू तो ए वाई। तो यहां से डी जेड इक्वल टू यानी कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यही तो इक्वेशन सॉल्व करोगे। यानी कि डी जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए वाई इंटू डी वाई, ए वाई इंटू डी वाई। तो यहां पे जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन गिवन है या नहीं। तो यहां से जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखूं जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस यहां पे आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट सी। एक कांस्टेंट सी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नोट क्या नहीं किया। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन में क्या गिवन है जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या गिवन है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है ए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या आया अंडर रूट ए। सेकेंड टर्म में क्या गिवन है ए, तो यहां पर ए स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करेगा। जितने लोगों ने ए बोला था वो गलत बोला था। ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहां पर वाई स्क्वायर बाई 2 तो है प्लस सी भी है। तो यहां पर अगर मैं ए को किससे रिप्लेस कर दूं ए स्क्वायर से तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा नहीं कर जाएगा। अब ये कांस्टेंट को कैसे भी रिप्लेस कर दें किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से या फिर किसी और वैल्यू से, तो ऐसे डिफरेंट आंसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसे भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ध्यान रखना एग्जाम में कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से है और कांस्टेंट रिप्लेस करना पड़ रहा तो कांस्टेंट रिप्लेस करके चेक कर लेना। ठीक है, तो आंसर 1 समझ में आया नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्या? हाँ, तो वो भी कर सकते हो। हमेशा ऑप्शन ही क्यों सीख रहे हो?
वो एग्जाम में अप्लाई करो, अभी नहीं। ठीक है, एक चीज और देखो, जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पूरे दिन पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं हो पूरे दिन। जब रात को सोते हो ना, तो लास्ट के 5 मिनट देखना रोज, जितना भी तुमने पढ़ा ना पूरे दिन में, उसे 5 मिनट में बोल के देखना। तुम खुद सोच लोगे तुम्हें कितना याद है, और जितना तुमने बोल दिया पूरे दिन का पढ़ा हुआ, जैसे शाम को अब घर पे जाकर पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में जैसे भी जितना भी याद करोगे तो उसे बोल के देखना खुद कितने मुंह से वर्डिंग निकलते हैं। अब जितने भी वर्डिंग होंगे ना वो तुम्हारे होंगे, वो तुम्हें इतना ही याद है पूरे दिन के 24 आवर का, और तुम 5 मिनट बोल नहीं पाओगे। घर पे जाकर देख लेना, अपने ऑब्जर्व करना, मैक्सिमम 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। बहुत टाइम दे रहा हूं 5 मिनट। अब पूरे दिन में जितना भी तुम्हें याद रह जाएगा वही याद रहेगा, और उसे तुम कभी भूलोगे नहीं। समझ में आया नहीं है? तो एक याद करने का तरीका ये मेथड है कि